अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने वेबसाइट डेवलपमेंट का एक कंप्लीट कोर्स की जर्नी को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर, सबसे पहले सेशन के अंदर हमने सीखा था कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है। सेकंड स्टेप पे हमने सीखा कि हमने वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करना है। और थर्ड वीडियो के अंदर, थर्ड लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि एचटीएमएल क्या होता है और एचटीएमएल का फर्स्ट कोड किस तरीके से लिखा जाता है। फ्रेंड्स, पहले लेक्चर के अंदर हमने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखी कि एचटीएमएल का कोड कैसे लिखा जा सकता है और इसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द कोड। हम चेक करते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो कोड लिखा था वो कौन-सा था। ये कोड जो है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लिखा था, जिसके अंदर हमने बेसिक टैग को अंडरस्टैंड किया था। एचटीएमएल के जो बॉयलर प्लेट कोड होता है उसको देखा था। एचटीएमएल के अंदर हेड क्या काम करता है इसको देखा था, बॉडी क्या काम करती है, इसके सारे फंक्शंस, और उसके साथ-साथ ये हमने कुछ टैग और एट्रीब्यूट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना हमने इसमें सीखे थे। सो इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। हम एचटीएमएल के अंदर आज कुछ और मजीद एडवांस चीज़ें सीखेंगे जो कि हमारे काम आएगी। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाला है, बल्कि आज के नहीं आगे आने वाले तकरीबन सारे लेक्चर्स ही प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। तो आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना और हर चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना है। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ कि हमने लास्ट टाइम हेडिंग्स को पढ़ा था। हेडिंग के साथ-साथ हमने पैराग्राफ को पढ़ा था। पैराग्राफ के साथ अगर किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है हमने वो पढ़ा था। किसी चीज़ को इटैलिक करना है हमने वो पढ़ा था। किसी चीज़ को बोल्ड करना है हमने वो भी पढ़ा था। ये कुछ टैग जो है एचटीएमएल के कुछ टैग एलिमेंट्स हमने लास्ट टाइम रीड किए थे। बल्कि हमने ये भी रीड किया था कि एचटीएमएल के अंदर टैग और एलिमेंट में फ़र्क क्या होता है। सो अगर आप लोगों को याद है तो वो लाज़मी मुझे बताइएगा कि क्या फ़र्क था एचटीएमएल के टैग और एलिमेंट के अंदर। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेक्चर के अंदर आज हम सबसे पहले चीज़ ये देखते हैं कि हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस सारे कोड को कमिट करना है। अब कमिट्स क्या होते हैं? कमिट्स होते हैं हमारे कोड के अंदर वो टेक्स्ट, वो पार्ट जो आउटपुट में नज़र नहीं आता। लेट्स चेक कर लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा यहाँ पे हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक कमेंट ऐड कर देते हैं। कमेंट कैसे ऐड होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले एक ऐड सॉरी, ठीक है, ये हो गया और उसके साथ है दिस इज़ माय, ठीक है। ये मैंने एक लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट कमेंट और मैंने इसमें कमेंट ऐड कर दिया। अब हम ज़रा अपने आउटपुट पे चलते हैं। ये हमारा फ़ोल्डर था लास्ट टाइम जो हमने बनाया था और ये हमारे फ़ोल्डर के अंदर हमने index.html की फ़ाइल बनाई थी। ये हमारी फ़ाइल थी जिसके अंदर जो है हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। अब कहीं पर भी हमने यहाँ पे जो है कोड के अंदर एक लाइन लिखी है। ये हमने लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट कमेंट। हमारे पास बाकी सारा कंटेंट शो हो रहा है। हमने कहा था हमारी बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट लिखा जाता है वो हमें शो होता है, राइट? लेकिन अब ये देखें कि हमारे जितना भी कंटेंट है, ये H1 हेडिंग 1 दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, ये सारी चीज़ें आ गई। पैराग्राफ आ गया, बोल्ड आ गया और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप ज़रा अपनी आउटपुट में जाके देखें तो आपको यहाँ वो सारी चीज़ें नज़र आई हैं। बट जो अभी-अभी हमने यहाँ पे एक और लाइन ऐड की, ये वाली लाइन ऐड की कि दिस इज़ माय फर्स्ट कमेंट, ये आउटपुट में हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये बेसिकली किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम कमेंट्स ऐड कर रहे होते हैं। कमेंट का क्या मकसद होता है? बेसिकली कमेंट ऐड किए जाते हैं कोड को रीडेबल बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन करें आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब उस कंपनी के अंदर क्या होता है कि एक ही टाइम पर एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर 7 से 8 या 10 लोग काम कर रहे होते हैं। अब 10 लोगों में से कोई बंदा उसका बैठ के फ्रंट एंड बना रहा होगा, कोई बंदा बैठ के उसकी डिज़ाइनिंग कर रहा होगा, कोई बंदा उसके बैकएंड पे काम कर रहा होगा। अब आज फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रंट एंड बना रहा है, कल वो बैकएंड पे काम कर रहा हो सकता है, परसों कोई और काम कर रहा हो सकता है। तो वो चीज़ें जब एक टीम बैठ के काम करती है, तो क्या होता है कि वो कोड को मल्टीपल लोग मल्टीपल टाइम में कर रहे होते हैं। अब आपका कोड दूसरे बंदे को कैसे समझ आएगा, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हम कमेंट्स ऐड कर देते हैं। हम पॉइंट्स हाइलाइट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दिस इज़ माई मैं लिख देता हूँ हेडिंग सेक्शन। सॉरी, क्या हुआ? ठीक है? मैंने लिखा ये दिस इज़ माय हेडिंग सेक्शन, ठीक है?
मैं एक और दफ़ा इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको लिखता हूँ, दिस इज़ माय पैराग्राफ सेक्शन। ठीक है, मैं इसको जो है वो कर लेता हूँ सेव और मैं ज़रा जाके आउटपुट देखता हूँ, आउटपुट पेज को रिफ्रेश किया, देखिए मेरे पास ना हेडिंग सेक्शन लिखा हुआ है, ना पैराग्राफ सेक्शन लिखा हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या था, एक आउटपुट थी सॉरी एक कमेंट था जो कि सिर्फ़ कोड के अंदर हमें नज़र आ रहा है, जो सिर्फ़ ये डिक्लेयर कर रहा है कि भाई ये हमारा हेडिंग सेक्शन का कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद यहाँ मेरा अगला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इमेजिन करता हूँ एक पॉइंट को कि मेरे पास यहाँ पे 10,000 लाइन का कोड है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस H6 को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ देखता हूँ, मेरे पास ये हेडिंग सेक्शन है। इस H के अंदर ये जो हेडिंग है, इसके आगे मैं हेडिंग 6 लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आके हेडिंग 6 लिखूँगा। अब एक चीज़ इमेजिन करें, आप 10,000 लाइन का कोड है। अब उसके अंदर आपको कहाँ से पता चलेगा भाई आपने कौन-सी एथिक्स में काम करना है। हो सकता है आपने खुद कोड किया हो, तो आप स्क्रॉल करके ऊपर आ जाएँ, तो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी और ने कोड किया हो, फिर आप कैसे देखेंगे? तो उसके लिए भी हमारे ये कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। उसके और भी तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से जो एक बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका होता है, वो होता है कमेंट्स ऐड करना। कमेंट क्या करते हैं, आपके कोड को ज़्यादा ज़्यादा रीडेबल बनाते हैं। अच्छा एक और चीज़, एचटीएमएल के अंदर कमेंट्स लिखे किस तरीके से जाते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है ब्रैकेट ऐड करना, ब्रैकेट के साथ आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक? उसके बाद 2 बार हाइफ़न हाइफ़न, हाइफ़न हम जिसको माइनस कहते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा, मैंने कमेंट ऐड किया, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन की, ठीक है? एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके साथ 2 बार हाइफ़न हाइफ़न या माइनस माइनस कह लें, ठीक है? उसके अंदर मैंने लिखा अपना कंटेंट, जो मैंने कमेंट के अंदर लिखना है, जो पॉइंट मैंने सेक्शन को हाइलाइट करना है। सेकंड में इसकी क्लोजिंग किस तरह से होती है, क्लोजिंग सेम होती है बट इसमें से एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाता है। जब आप ये हटा देते हैं उसके बाद इसकी यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट आप कह लें, ये पूरा एलिमेंट कमेंट का होता है एचटीएमएल के अंदर। अच्छा ये आप बात एक बात मेरी याद रखिएगा कि हर लैंग्वेज के अंदर कमेंट करने का तरीक़ाकार डिफरेंट होता है। कमेंट्स किए जाते हैं, चाहे वो आप जो है एचटीएमएल में काम कर रहे हैं, सीएसएस में कर रहे हैं, जेएस में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, कमेंट्स ऐड होते हैं। लेकिन हर लैंग्वेज के अंदर जो कमेंट ऐड करने का तरीका होता है, जो कमेंट ऐड करने का एक एलिमेंट होता है, वो डिफरेंट होता है। अभी क्योंकि हम एचटीएमएल कर रहे हैं, तो एचटीएमएल के अंदर कमेंट ऐड करने का जो तरीक़ाकार है, वो ये है, जिसके अंदर सबसे पहले हम एक ब्रैकेट को ओपन करते हैं, उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके साथ 2 बार हाइफ़न हाइफ़न। ये सारी चीज़ें हमने लिख के उसके साथ अंदर हम इसके अंदर कंटेंट ऐड कर देते हैं, जो भी हमने यहाँ पे शो करवाना होता है। और एट द एंड हमारा क्या होता है, 2 बार हाइफ़न हाइफ़न के साथ ब्रैकेट हम क्लोज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कमेंट क्लोज़ हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करते चलते हैं कि जब हम कोड में मिस्टेक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर स्टूडेंट का ये सवाल होता है, सर हमारे से कोड में गलतियाँ हो जाती हैं, हमें कैसे पता चले कि कोड में गलती है? हमारे पास हमने विजुअल स्टूडियो कोड को चूज़ ही इसलिए किया था, क्योंकि ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 बार हाइफ़न की जगह 1 बार हाइफ़न लगा दिया। फ़र्क तो होपफुली आपको नज़र आ ही गया होगा कि मैंने अगर 2 बार हाइफ़न लगाया हुआ था, तो वो सिर्फ़ 1 लाइन ग्रीन थी। लेकिन अब मैंने जैसे ही इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 बार लगा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो आखिरी 2 को काउंट कर रहा है। आखिरी 2 ब्रैकेट से पहले हाइफ़न ही होने चाहिए। अगर मैं इसमें से 1 हाइफ़न जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, अब मैंने 1 और हटा दिया, बाकी बचा हुआ 1। अब 1 हाइफ़न ये डिक्लेयर कर रहा है, भाई ये सारा ही नीचे वाला कोड कमेंट है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक इसको क्लोज़ ही नहीं किया और ये क्लोज़ तब होगा, इसका बॉर्डर तब बनेगा जब इसके गिरकर 2 हाइफ़न आएँगे। ये चीज़ हमने याद रखनी होती है कि हमारा कोई भी कोड हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर एलिमेंट होता है। ये हो गया हमारा ये सेक्शन क्लोज़, ठीक है? ये हमारे पास कमेंट्स आ गए। चलिए जी हमारे पास हमने कमेंट्स को रीड किया, कमेंट्स के बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, एचटीएमएल इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से क्या मुराद होता है कि मतलब ए बड़ा और ए छोटा, ये दोनों बराबर है, ठीक है? एचटीएमएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इससे मुराद ये है कि चाहे आप एचटीएमएल को स्मॉल में लिखें या एचटीएमएल को कैपिटल में लिखें, ये दोनों ही सही हैं। ये दोनों ही वैलिड माने जाएँगे। इनमें से कोई भी आपको एरर नहीं देगा। पैराग्राफ को अगर आप लिखना चाह रहे हैं, आपने अभी देखा कि जब हमने कोड लिखा, हमने पैराग्राफ का पीस छोटा लिखा था।
क्या स्मॉलर लिखा था, स्मॉल लिखा था। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बड़ा भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक होगा। इसी तरह हमने हेड लिखा था, आपके सामने हमने हेड लिखा था, हेड के अंदर हमने HEAD पूरा स्मॉल लेटर में लिखा था। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, बॉडी में भी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एचटीएमएल जो है ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आगे हम जाके कुछ लैंग्वेजेस पढ़ेंगे जिसके अंदर छोटे ए का जो मतलब होगा वो कुछ और होगा। अगर हमने वहाँ उसकी जगह बड़े आई लगा दिया या बड़ा कुछ भी लगा दिया या कोई और चीज़ यूज़ कर ली, वो जो है वो डिफरेंट रिज़ल्ट शो करवाएगी। सेम उसी तरह अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात एचटीएमएल की करते हैं तो एचटीएमएल जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज से क्या मुराद है कि एचटीएमएल के अंदर अगर आप कोई भी कोड, कोई भी एलिमेंट कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, इसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेन कॉन्सेप्ट क्या देखता है? मेन कॉन्सेप्ट ये देखता है क्या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है? क्या आपकी ब्रैकेट सही है? क्या आपकी ब्रैकेट सही क्लोज़ हुई है? तो अंदर की चीज़ को ये नहीं देखता। ये हमने पढ़ा, हमने कमेंट्स पढ़े, साथ में जो है हमने ये पढ़ा कि एचटीएमएल इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब इसके थोड़ा-सा प्रैक्टिकल की तरफ दोबारा मूव करते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर हम आज क्या करते हैं, हम इमेज लगाना सीखते हैं। इमेज कैसे लगती है? सर हमने स्टूडेंट 1-2 स्टूडेंट का मैसेज भी आया हुआ था, सर हमने हेडिंग भी लगा ली, पैराग्राफ भी लगा रहे हैं, इमेज कैसे लगाया? चलिए अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो हमारा पहले वाला कोड है, इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि हमें प्रैक्टिकली इस चीज़ की समझ आए। ठीक है? मैं ये जो हमारा पिछला सारा कंटेंट है और इसको जो है मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। एक शॉर्टकट की आती है, आप चाहें तो इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो एक शॉर्टकट की होती है, जितना पार्ट आपने करना है उसको सिलेक्ट करें एंड कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है? ये पूरे उस एरिया को क्या कर देता है, कमेंट आउट कर देता है, ठीक है? ये आपने मैंने इसको कर दिया क्लोज़, ठीक है? ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो क्लोज़ हो रहा है, इसको खत्म करूँ, ये यहाँ था, ठीक है? ये मेरा पूरा का पूरा एरिया जो है, जो हमारा पहले वाला कोड था, ये सारा कमिट आउट हो गया है। कैसे हुआ है? मैंने सिंपल आप चाहें तो खुद मैनुअली लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लिखने की बजाय इसको सारे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। तो इसने फुल कंटेंट को जो है वो कमेंट आउट कर दिया। अब ये हमारा आउटपुट जो है अगर हम सेव करके आउटपुट जाके देखते हैं तो हमारी आउटपुट 0 हो जाएगी। इवन देन ये कमेंट इस तरह से ऐड करते हैं कि ये हमारे हमारे यहाँ एलिमेंट्स के अंदर भी शो हो रहा होता है कि भाई ये चीज़ कमेंट है। चलिए जी हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमने इमेज कैसे लगानी है? सबसे पहले इमेज लगाने के लिए इमेज का टैग यूज़ होता है। इमेज IMG लिखना होता है हमने। पूरा इमेज नहीं लिखना था, IMG। उसके साथ हमें लिखना होता है SRC। अब स्टूडेंट पूछेंगे सर SRC क्या होता है? SRC स्टैंड फॉर सोर्स, मतलब आप ये जो इमेज ऐड करने जा रहे हैं ये है कहाँ पे? हमने उस एलिवेशन उस डेलिवेट प्लेस का जो है वो लिंक देना होता है, उस जगह का लिंक देना होता है, उस इमेज का लिंक देना होता है और बताना होता है कि ये इमेज फलां है और फलां जगह पे रखी हुई है। ठीक है? हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जो है एक इमेज डाउनलोड की है, आप कहीं से भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा याद होगा आपको, हमने एक फ़ोल्डर बनाया था फर्स्ट एचटीएमएल क्लास के नाम से और हम इसी में काम कर रहे हैं, ठीक है? अब इसके अंदर हमारे पास मैंने एक डाउनलोड डॉट जेपीजी के नाम से मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। सिंपली जो है आप गूगल पे जाके सर्च करके कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे में एक डाउनलोड डॉट जेपीजी के नाम से मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है और ये हमारी फाइल है index.html। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है और इसके चले जाना है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाके आपको ये वाली जो एरिया नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड लोकेशन। इस लोकेशन को आपने करना है कॉपी, ठीक है? अब इस लोकेशन को कॉपी करके आपने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाना है और इस सोर्स फाइल के अंदर करना है पेस्ट। हो गया पेस्ट। अब आपने क्या करना है, एक बैकवर्ड स्लैश और लगानी है। बैकवर्ड स्लैश लगी, जैसी स्लैश यहाँ पे है वैसी स्लैश यहाँ पे है ये। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको लोकेशन मिल गई, इमेज कहाँ रखी है। अब इस इमेज का नाम कॉपी करें और आके यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है? इसको करते हैं सेव और लेट्स सी कि हमारी आउटपुट में इमेज कहाँ शो होती है, ये देखें, ठीक है? हमने क्या किया, हमने यहाँ पे IMG का टैग लगाया, उसके अंदर सोर्स लिखा और सोर्स के अंदर हमने वो पाथ बताया, वो जगह बताई कि भाई हमारा जो कोड है सॉरी हमारी जो इमेज है वो कहाँ रखी हुई है।
हमारी इमेज रखी हुई है जी सी के अंदर एक फ़ोल्डर है यूज़र, यूज़र के अंदर है एचपी, एचपी के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास है फर्स्ट एचटीएमएल क्लास के नाम का फ़ोल्डर, ठीक है? फर्स्ट एचटीएमएल क्लास के नाम का फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास इमेज रखी है डाउनलोड.जेपीजी। ये तो हो गया इमेज अगर पूरे कंप्यूटर में कहीं पे भी रखी हुई है, किसी भी फ़ोल्डर में रखी हुई है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकें, उसके लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज जो है वो आपकी उसी फ़ोल्डर में रखी हुई है जहाँ आपका टेक्स्ट है, मतलब अगर हम बात करते हैं हमारे इस फ़ोल्डर की, तो हमारी जो एचटीएमएल की फ़ाइल है वो भी यहीं पे रखी हुई है और इमेज भी यहीं पे है। इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में हमने ये सारा पाथ नहीं देना। हमने खाली लिख देना है download.jpg, तो ये खुद ही उसको डिटेक्ट करके शो करवा देगा। अभी हमारी आउटपुट में कोई मसला नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमारा आउटपुट अभी तक सेम है। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो इमेज की फ़ाइल है, वो हमारी इंडेक्स की फ़ाइल के बिल्कुल साथ रखी हुई है। अब इसमें ये क्या है, ये क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा-सा। बेसिकली हमारे पास ये हमारा इमेज का टैग है आईएमजी। एसआरसी क्या होता है? सोर्स, और ये सोर्स में रिलेटिव जो है यूआरएल दिखा रहा है, लोकेशन दिखा रहा है कि कहाँ पे रखा हुआ है। बेसिकली इस सारे को कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है ये आप पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट बेसिकली कोई फंक्शन ऐड करने के लिए, कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ ऐड करने के लिए जो कि पहले से एचटीएमएल में मौजूद ना हो। तो एट्रीब्यूट में जैसे हमने आईएमजी लिखा, तो एसआरसी के अंदर हम जो है ये एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है आईएमजी, सॉरी, इमेज डॉट पीएनजी। इसकी जगह हमने लगाया है डाउनलोड डॉट जेपीजी, बस बात खत्म, और तो कुछ भी नहीं है। अब इसके साथ एक और चीज़ हम ऐड करते हैं, एएलटी, अल्टरनेट इसको कहते हैं। और एएलटी स्टैंड फॉर अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट नेम का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जो इमेज लगाई है वो लोड ना हो, मैं यहाँ पे जो है कर देता हूँ, 0 कर दिया। मैंने लोकेशन थोड़ी चेंज कर दी है, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, मैंने इसको किया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा? डाउनलोड। डाउनलोड कौन-सा वाला आ रहा है? जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था। आर्ट होता है अल्टरनेट नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इमेज लोड नहीं हो रही, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, इंटरनेट की फ्लक्चुएशन हो सकती है, आपका पीसी स्लो हो सकता है, या इमेज वहाँ से डिलीट कर दी गई है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर इमेज लोड नहीं हो रही, तो उसकी जगह आप क्या शो करवा सकते हैं? आर्ट। आर्ट अल्टरनेट नेम, जिसको देखते ही समझ आ जाए कि भाई ये अभी क्या है। कोई भी रीज़न हो सकता है, रीज़न मेंशन नहीं मैटर नहीं करता, लेकिन वो चीज़ मैटर करती है। मैंने उसको बता दिया भाई यहाँ तो डाउनलोड नाम की बला थी और वो डिलीट हो गई। उसको पता चल गया, अच्छा हाँ, डाउनलोड कोई बात नहीं। ठीक है? ये चीज़ है। ये तो हो गया हमारे पास इमेज के अंदर एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर हमने एसआरसी पढ़ा और आर्ट। 2 एट्रीब्यूट आज हमने पढ़े हैं। एसआरसी सोर्स था और आर्ट अल्टरनेट नेम था। अच्छा जी, अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि हमारा होता है लिंकिंग। हमने एचटीएमएल को पढ़ा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि यूज़ हो रही थी एचटीएमएल के अंदर लिंकिंग के लिए, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। आज हम लिंकिंग की बात करने लगे हैं। लिंकिंग के लिए हमारे पास सबसे पहला एक टैग होता है ए, जिसको एंकर टैग कहते हैं। अभी एंकर टैग किस तरीके से काम करता है? यूज्ड टू ऐड लिंक्स ऑन योर पेज। किसी भी चीज़ के पेज के ऊपर आप जब लिंक ऐड करते हैं, तो उसके लिए एंकर का टैग यूज़ किया जाता है। एंकर का टैग होता है ए से स्टार्ट होता है और ए पे क्लोज़ हो जाता है। ये कोई भी किसी भी किस्म के लिंक हो सकते हैं। इन लिंक्स पे क्लिक करते ही बंदा उस वेबसाइट पे चला जाता है जिसका आपने बिहाइंड द सीन लिंक दिया होता है। तो ये एंकर टैग का मकसद होता है लिंकिंग करना चीज़ों के। अब कैसे? अगर हम इसको देखते हैं, जो हमारे पास सामने एग्जांपल है, तो हमारे पास ए का टैग स्टार्ट हो रहा है एचरेफ। एचरेफ होता है हाइपर रेफरेंस। इसको अगर सिंपल करें तो हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का क्या काम होता है कि ये बताता है भाई हमने इसको यहाँ से जो है माइग्रेट करवा के यहाँ पे लेके जाना है। जैसे ही कोई यूज़र आके गूगल पे क्लिक करेगा, तो ये एचरेफ उसको बताएगा भाई तूने तो यहाँ जाना था, ठीक है? वो यहाँ से लेके इसको यहाँ पे चला जाएगा।
ये रेफरेंस लिंक का काम होता है। ये जो रेफरेंस लिंक करवा रहा है ना, हाइपर है लेकिन रेफरेंस लिंक है। ये रेफरेंस लिंक बता रहा है भाई, इसमें यहाँ पे एक लिख के इसका मकसद तुम्हें याद है ना, ये इसको डायरेक्शन बता रहा है। ये हमारा होगा एंकर टैग। एंकर टैग आप किसी भी चीज़ के ऊपर हम थोड़ा-सा लगा के देखते हैं। एंकर टैग हम कहते हैं भाई क्लिक मी, क्लिक मी, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्लिक मी लिखा और एंकर टैग को कंप्लीट करते हैं। हमारे पास ए के अंदर हमने लिखना है HREF, हाइपर रेफरेंस, इससे याद कर लें, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक मी पे क्लिक करते ही मैं चाहता हूँ भाई ये बंदा तो सीधा चला जाए हमारे इस चैनल के ऊपर। मैंने क्या किया, मैंने इस चैनल का लिंक कॉपी किया और मैंने ला के रख दिया यहाँ पे हाइपर रेफरेंस के लिंक के अंदर। अब इसको करते हैं सेव। हमारी आउटपुट पे चलते हैं। ये हमारी आउटपुट है और इसके अंदर हमारी ये इमेज लोड नहीं हो रही। इमेज को दोबारा से लोड करवा देते हैं। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी नेम में और ये हमारा वेट भी लोड हो जाती है, ये चीज़। ओके, अब ये हमारे पास है क्लिक मी, ये इमेज है, इमेज के ऊपर कोई कर्सर नहीं आ रहा। अब गौर कीजिएगा, जैसे ही मैं इसको थोड़ा और ज़ूम कर लेता हूँ, जैसे ये देखिए मेरा कर्सर घूम रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मेरा कर्सर क्लिक मी पे गया, आप इसको देखें ये चेंज हो गया, ये कर्सर पॉइंटर्स में कन्वर्ट हो गया और यहाँ मेरे पास हैंड की पिक्चर आने लगी, ठीक है? हैंड का आइकन आने लग गया। अब मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरा ये सीधा मेरे चैनल पे लेके चला गया। ये किसने किया? ये हाइपर रेफरेंस के अंदर हमने जो लिंक ऐड किया वो बताया भाई तूने क्या करना है, जैसे ही वो यूज़र आके इस क्लिक मी पर क्लिक करेगा, आपने क्या करना है, आपने चले जाना है https www.youtube.com पर। उसके अंदर आपने क्या करना है, एक प्रोफ़ाइल ओपन करनी है @webinnovator-q8y। उसने क्या किया, यहाँ पे यूट्यूब पे गया, उसने जाके ये प्रोफ़ाइल सर्च की और उसने जाके वो पेज ओपन कर दिया। ये क्यों हुआ? ये हाइपर रेफरेंस लिंक की वज़ह से हुआ जो कि हमने ऐड करा था एंकर टैग के थ्रू। एंकर टैग एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी ये लगाया था टेक्स्ट के ऊपर। आप अगर चाहें तो इसको इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने इस इमेज के इर्द-गिर्द साट किया और मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है? और ये हो गया। हुँ, ठीक है? ये मेरे पास मैंने लगाया एंकर और एंकर को मैं क्लोज़ करता हूँ इमेज के टैग के बस। ठीक है, ये मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर दिया है। ये मैंने लिखा, ये लिंक ऐड किया और इसको मैंने यहाँ पे लाके इमेज के टैग के बाद क्लोज़ कर दिया। इसको हम सेव करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैं इसको ये हमने रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा, कुछ नहीं, जैसे ही इमेज पे जाएगा कर्स पॉइंटर चेंज और इस पे भी चेंज, क्योंकि अब इमेज के बेड भी लिंक लग चुका है। इस पे क्लिक करते ही हमारे पास एक आउटपुट ओपन हो रही है, तो इसके बेड भी हमारे हमने एक लिंक लगा दिया है। तो इमेज के अंदर एंकर टैग किसी भी चीज़ के ऊपर लगाया जा सकता है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेक्स्ट हो। हमने एक टेक्स्ट के ऊपर लगा के देखा, लिमिक करके, ठीक है? और उसने हमने एक और चीज़ पे लगा के देखा जो कि हमारी इमेज थी। तो ये चीज़ हमने देखनी है। ये मैंने ज़ूम इन कर लिया, ठीक है? और इसको जो है अभी के लिए हम चलिए मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्या ख़्याल है? कुछ याद आया? H2O केमिस्ट्री, 9th क्लास की केमिस्ट्री ने कितना दिमाग ख़राब किया था, फ़ॉर्मूले याद नहीं होते थे। ख़ैर, आज हम देखेंगे कि अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और हमें कोई कह देता है कि भाई मेरी वेबसाइट के अंदर इस तरह से फ़ॉर्मूले लिखने हैं, तो क्या करोगे? भाई कीबोर्ड में तो ऐसा कोई बटन ही नहीं होता जो इस तरह से करे। कोई बात नहीं, हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हम यहाँ यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट को। सबस्क्रिप्ट क्या करता है कि ये बॉटम के ऊपर जो है, बॉटम के अंदर जो है इसकी पावर लगाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा H2O, हमने H2O लिखना था, वाटर का फ़ॉर्मूला था, याद होगा सबको। H2O हमने लिखना था, हमने क्या किया, H सब 2। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। प्रैक्टिकल में अगर हम बात करें, थोड़ा-सा मैं इसको कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ हेडिंग H3, ठीक है? मैंने H3 लिखा। अब H3 के अंदर मैं क्या करूँ, मैंने लिखा H, अब मुझे लिखना है 2 जो कि इसके बॉटम पे आएगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सब, ठीक है? मैंने सब लिखा और इसको अंदर मैंने क्लोज़ कर दिया। सब लिख के H लिखा, H के बाद सब
और सब को मैंने कर दिया क्लोज। सब के अंदर मैं लिखूंगा 2 और सब का टैग खत्म होने के बाद दोबारा से लिखूंगा ओ। ठीक है, मैंने लिखा एच सब, सब के अंदर 2 के बाद दोबारा से इसको मैंने ओ कर दिया सब के खत्म होने के बाद। और यहाँ पे देखते हैं हमारा H2O फार्मूला आ गया। कैसे आया दोबारा से थोड़ा समझा देता हूँ। हमने H3 लिखी, हेडिंग ली एक, और हेडिंग के अंदर हमने देखा, हमने H लिया और H के बाद हमने लिखा सब। सब लिखने के बाद सब ने क्या किया, इस टो को उठा के इस जगह पे H के नीचे ला के रख दिया और उसके बाद ओ ने अपनी जगह ले ली क्योंकि ये सब के बाहर था। इसी तरह करके जैसे सब काम करता है वैसे ही सब भी काम करता है। मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब की जगह सब, SUP सब, और यहाँ पे भी सब। इसको हम करते हैं रिफ्रेश, तो अब क्या हो गया, हमारा H2 जो है वो ऊपर चला गया, पावर में चला गया। ये चीजें आपने देखनी है कि जहाँ पे आपको सब कहाँ पे यूज करना है, आपको सब कहाँ पे यूज करना है। सब स्टैंड फॉर सुपर और सब स्टैंड फॉर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का क्या काम होता है कि वो नीचे वाले पोर्शन में आती है और सुपर स्क्रिप्ट का क्या काम होता है, वो ऊपर वाले पोर्शन में जाती है टॉप पे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 चीजें हमने पढ़ ली। हमने कमेंट्स पढ़े, हमने एंकर टैग पढ़ा, हमने इमेज लगाना पड़ा, इमेज किस तरह से लगाई जाती है, और उसके साथ-साथ जो है हमने सब और सब को भी रीड किया कि अगर हमने सब और सब को यूज़ करना हो, पावर किस तरह से लिखी जाती हैं, फ़ॉर्मूले केमिस्ट्री के किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आज हमने रीड कर ली। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम सीखेंगे लिस्ट क्या होती है एंड फॉर्म क्या होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।